हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर रही हूँ घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज इस सीरीज का लेक्चर 5 है। प्रतिदिन के सेशन में हम लोग घटना चक्र के 25 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। 100 प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 101 से। प्रश्न संख्या 101 है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। प्रश्न संख्या 102, इनमें से कौन गुप्त काल के औस्ती के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक, सौनक या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सैमिला गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 103 पर। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। प्रश्न संख्या 104, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजा कर रखी जाती थी। प्रश्न संख्या 105, कविबान निवासी था। कविबान निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 106, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में या उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया।
वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। प्रश्न संख्या 107। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। प्रश्न संख्या 108। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। प्रश्न संख्या 109। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया या जावा सुमात्रा से। इसका सही उत्तर है जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 110 पर। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में लेने के लिए प्रार्थना की? धर्णेंद्र, संग्राम धनंजय, बाल पुत्रदेव, चूड़ामणिवर्मन। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर है बाल पुत्रदेव। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की। प्रश्न संख्या 111। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल? इसका सही उत्तर है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। प्रश्न संख्या 112। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या परमार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कदरिया महादेव का मंदिर जो है वो सर्वोत्तम है। एक मिनट, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 113। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्रपाल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। प्रश्न संख्या 114। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब, चेर, चोल या पांड्य? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कदंब। संगम साहित्यकार में केवल
चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्रश्न संख्या 115। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसका सही उत्तर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। प्रश्न संख्या 116। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ये मैंने एक बार पहले भी करवाया है इसी सीरीज में। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। इसका सही उत्तर है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। प्रश्न संख्या 117। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कलहन, बिलहन, जयानक या चंदबरदाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंदबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। प्रश्न संख्या 118। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। इसका सही उत्तर है भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक जो है वो उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री के ट्रावनकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, यौगंध रायन, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतावाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक एवं चारुदत्त। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 119 पर। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंदबरदाई, हरिसेन या कालिदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। प्रश्न संख्या 120। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास या भारवी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारवी। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। प्रश्न संख्या 121। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियां या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 122। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त। इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 123। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम,
राजा प्रथम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 124, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, या तमिल संस्कृति की उन्नति, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत। चोल काल विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन जो है वो प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 125, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, या परमार, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चोल। आज के घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो सीरीज है, सीरीज का सेशन का जो लेक्चर 5 है वो आज यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों को लाभान्वित भी करेंगे। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।